It's good for the health. I see. Yeah. They are using the fresh mango. Normally, it's available only for 2 or 3 months. Would you like to enjoy? One more? One more. Okay. How do you call this? What's the name of this? Golgappa. Yes, Golgappa. 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 कि इंडिया का जो चेंजेस आए हैं और इंडिया में फॉरेनर्स को लाइफस्टाइल का कितना आसानी से हो सकता है, ये इसका एक डिस्कनेक्ट है। और मेरे लिए ये जो टूरिज्म का जो इस बार फोकस है, और हिमालय टू माउंट फूजी का जो एक कनेक्टिविटी बोल रहे हैं टूरिज्म में, मेरा इसमें उम्मीद है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट जब एस्टैब्लिश्ड होंगे और काफी अच्छा फैल जाएंगे जापान में, उसमें लोगों को फर्क पड़ने वाले हैं इस सेक्टर में, कि एक ट्रस्ट और एक बिजनेस करने का जो एक खुद का ऊपर विश्वास होता है कि हम वहां पे जाके बिजनेस कर सकते हैं, ये वाला जो ट्रस्ट है, ये शायद ये टूरिज्म का वजह से ये बढ़ने का चांसेस हैं। जी जी जी, निश्चित तौर पर। एम्बेसडर दयाल, अगर हम एक बार वापस स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करें, 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच में आपूर्ति और जो सामरिक ठिकाने थे उनके इस्तेमाल को लेकर एक करार हुआ था, एक समझौता हुआ था, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, ये 2021 में लागू हुआ। तो किस तरह से आप देखते हैं कि ये तीनों सेनाओं की बात हो या जो तटरक्षक बल है उनके बीच के जो स्टाफ की वार्ता कही जाए या उच्च स्तरीय वार्ता जो है, ये कितना मुफीद है दोनों देशों के लिए? क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कुछ समय पहले तक की जो क्वाड के तहत जो एक्सरसाइजेज हैं वो केवल हो रही थी, लेकिन ये उससे हम एक स्टेप और फर्दर आगे बढ़े हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसे क्वाड की एक्सरसाइजेज हो या मालाबार एक्सरसाइजेज हो या जिससे ये गार्जियन धर्मा गार्जियन एक्सरसाइजेज हो, इससे क्या लाभ होता है? एक तो इंटर ऑपरेबिलिटी की, एक कम्युनिकेशन कि भारत का अगर जहाज है वो जापान के जहाज के साथ कम्युनिकेट कर सके, क्या फ्रीक्वेंसीज है, क्या कोडिंग है। जैसे कि बहुत छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर उनका हवाई जहाज है तो एयरफोर्स का तो लेडर कितनी ऊंची है, वहां तो बहुत सारी चीजें छोटी बड़ी होती हैं। एक इंटर ऑपरेबिलिटी और एक विश्वास, जैसा कि प्रोफेसर सबरी ने कहा कि हमारा भारत और जापान का एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, और दोनों मित्रता है, विश्वास है, भरोसा है। पर आर्म्ड फोर्सेस के जो लीडर्स हैं, जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयर मार्शल्स हैं, उनमें भी एक दूसरे के साथ एक विश्वास पैदा हो, एक दूसरे के साथ क्या मैं कर सकता हूं, क्या आप कर सकते हैं, क्या हम साथ साथ कर सकते हैं, इस तरह का सोच आए। और इंडो पैसिफिक को, ये तो प्रधानमंत्री आबे ने कहा था कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू ओशंस, इंडियन ओशन और पैसिफिक, वो तो उनका ही विचार था। तो अगर दोनों देशों को और देशों के साथ साथ मिलकर पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को शांति और स्थिरता का क्षेत्र बनाना है, तो कहीं ना कहीं दोनों की नेवीज को भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होगा। अगर कोई खतरा है, तो मान लीजिए कोई दुश्मन की कोई सबमरीन है, तो कहाँ वो ट्रैक कर सकते हैं, सब मिलके उसको ट्रैक करते हैं कि कहाँ पहुंची, कहाँ नहीं पहुंची। तो इसमें इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं मित्र देश। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते, जो लाभ इन सब एक्सरसाइजेस से होगा। जी, G20 में भारत की अध्यक्षता, भारत का विजन, उसको कहीं ना कहीं पोषित करने के लिए, पल्लवित करने के लिए कहा जाए, जापान का कितना साथ आप देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद होता है, बहुत लेवल्स पर हम आगे बढ़े हैं, तो जो इस तरह की जो इनिशिएटिव्स जो भारत के पास हैं, उसमें कितना एक तरह से कहना चाहिए कि जिम्मेदारी, या ये कहा जाए कि कितना सहयोग जापान की तरफ से देखा जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है? देखिए, भारत, सबसे पहले हमें बिल्कुल समझना चाहिए कि G20 का जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो इकोनॉमिक है।
उसको हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि यूक्रेन वगैरह का मामले से वो हाईजैक ना हो जाए, ठीक। और ग्लोबल साउथ जो भी उनकी समस्याएं हैं, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर की जो समस्या सामने आ रही है, उसको कैसे सब देश मिलकर उसका निदान करें। और इसमें जापान एक बहुत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक शक्ति है, उसके ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस के बड़े जबरदस्त प्रोग्राम पूरे विश्व में है। हमारा साथ साथ मिलकर हम अफ्रीका में काम करें, बांग्लादेश में काम करें, श्रीलंका में काम करें, अगर हो सके तो नेपाल में भी काम करें, और पूरे इसमें जापान और भारत अगर साथ मिलकर कोई ध्येय देंगे। देखिए, जैसे कि हमारे तरफ से कहा गया है कि विश्व बैंक और जितने एजेंसीज हैं उसमें ऋण देने की उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाए। तो उसमें बड़े स्पेसिफिक प्रपोजल्स कुछ हमारी तरफ से आए हैं, इतनी सारी मीटिंग्स हो रही हैं। उसमें अब जापान G7 का चेयरमैन है, तो G7 के दो ही शेयर माने ना भाई, रिच देश तो वही है, पैसा तो वही कंट्रोल करते हैं जी। तो भारत और जापान साथ मिलके भारत और डेवलपिंग कंट्रीज का ग्लोबल साउथ के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ 7 के जो मेंबर्स हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक और सब संस्थाओं को कंट्रोल करते हैं। तो वहां जापान और भारत अगर साथ साथ मिलकर काम करें, मैं समझता हूं कि हमारी G20 का जो सितंबर में बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय इकोनॉमिक क्षेत्र में निकल सकते हैं। जी। प्रोफेसर चौधरी, अगर ये जो वर्तमान की जो स्थिति है, चाहे वो अमेरिका भारत के संबंध हो, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड का जो पूरा देशों के साथ आप देखती हैं, जापान के साथ में इतने सुदृढ़ संबंध, किस तरह से ये भारत की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है आप उसको जोड़ेंगे? G7 में भारत को आमंत्रित किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने उनका आमंत्रण भी स्वीकार किया। ये जो सारी एक तरह से विश्व परिदृश्य पर भारत का जो बढ़ता हुआ दबदबा अगर कहा जाए, किस तरह से देखती हैं आप इसको? देखिए, ये जो भारत का जो आज का दिन में क्यों नहीं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया, हमारा फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर कंट्री है हम। स्किल्ड वर्कर्स में देखा जाए तो चीप स्किल लेबर हमारे देश का है। तो ये 3 बड़ा इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है जो ऑब्वियसली हमें वर्ल्ड ऑर्डर में देखा जाए तो हमारा उन्नति इसी वजह से है। और ये जो बोला जा रहा है आजकल डिबेट्स में 2 है, या तो इंडिया इज ए स्विंग कंट्री, क्योंकि वेस्ट और ईस्ट का जो स्विंग बैलेंसिंग करने का जो एक लीडरशिप है वो इंडिया लगभग दिखाई दे रहा है कि इंडिया को मिल रहा है चांसेस, और ये एक जगह पे हम लोग अपना जगह बना भी रहे हैं। वो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर में ही बोलिएगा, ये पॉलिटिकल जियोपॉलिटिक्स में हम लोग आगे एक क्लियर क्लैरिटी के साथ हम इस बार निकल रहे हैं। वो सागर पॉलिसी, नेबरहुड पॉलिसी बोलिए और एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोलिए, इस तरफ वेस्ट पॉलिसीज जो आज निकल आ रहे हैं, ये सब में हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है पोजीशनिंग इंडिया इन द वर्ल्ड ऑर्डर। और ये जगह ये जो हम लोगों का आमंत्रण मिलता है कि G7 में जाने के लिए या और सारे प्लेटफॉर्म्स में, ये यही दिखाता है कि हमारा ऊपर एक लोगों का विश्वास बोलिए। और G20 में लार्जर पॉपुलेशन, लार्जर स्मॉलर डेवलपिंग कंट्रीज का एक वॉइस हो गया इंडिया, और वो जापान का अपना डेवलपमेंटल पॉलिसी पेपर में लिखा हुआ है कि इंडिया का वही जगह पे इंडिया के साथ ये लोग बात करना चाहते हैं कि कैसे ये लिटोरल स्मॉलर स्टेट्स को जब इन जापान आगे बढ़ाए और एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम से जहां पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला पाए। तो ये तो अभी और इसके लिए कोई डिबेट और नहीं रखा गया कि हमारा देश का एक इम्पोर्टेंट पोजीशन मिल गया है इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में। जी, जब चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की बात करती है एम्बेसडर त्याल, जब जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स की बात करें, जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स में जापान के साथ जो बढ़ी हुई आत्मीयता, ये कहें कि बढ़ी हुई दोस्ती जो है, वो भारत की अपनी स्थिति को कैसे उसने सुदृढ़ किया है, कैसे देखते हैं इसको?
देखिए, भारत का बहुत एक सकारात्मक रोल है पूरे विश्व में स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने में। हम्म। और हम भारत केवल जापान का भी मित्र है, ऑस्ट्रेलिया का भी मित्र है, अमेरिका का भी मित्र है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन से भी कभी भी बात कर सकते हैं। तो भारत को मैं समझता हूं कि विश्व के जो भी मुख्य देश हैं वो समझते हैं कि भारत का सकारात्मक एक रोल है जो पूरे विश्व में शांति और समृद्धि की तरफ सब देशों को साथ मिलकर ले जाना चाहता है। जी। और ये एक विश्वास और कि भारत का अपना कोई उसमें ऐसा संकीर्ण सोच नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी हमारी पॉजिटिविटी है। और दूसरी चीज, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की अपना एक व्यक्तित्व है, अपना एक स्थान है विश्व के राजनेताओं में, और एक बहुत मजबूत देश उनके पीछे खड़ा हुआ है। भारत 5वीं इकोनॉमी बढ़ती हुई हमारी क्षमता है, हमारी फोर्सेस की क्षमता है, इकोनॉमी की क्षमता है, स्किल्ड पावर। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक के शायद अगले जो प्रेसिडेंट होंगे वो भी भारतीय मूल के होंगे। तो जहां भी भारतीय मूल के लोग जाते हैं वो भी एक बड़ा सकारात्मक काम वहां पर करते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था के लिए। वहां के लोग, चाहे वो वेस्ट एशिया हो, चाहे गल्फ हो, चाहे अमेरिका हो, तो कई तरह से भारत का एक स्थान पूरे विश्व में बढ़ रहा है। और हम जो हमारा स्थान भारत का होना चाहिए विश्व में, उसका वो धीरे धीरे मिल रहा है। G7 में भारत को बुलाया गया है, ठीक है, और हमेशा कई सालों से बुलाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी को G7 की। ये केवल G20 की अध्यक्षता की वजह से नहीं है जी। ये तो ठीक है, 1 साल के लिए है, पर जिस तरह से इसको भी हमने प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयत्न किया है कि केवल बात ही ना हो, वहां से कुछ आउटकम हो, कुछ रिजल्ट निकले, कुछ इस तरह के फैसले हो जिससे पूरे विश्व को फायदा हो, ग्लोबल साउथ को फायदा हो। तो भारत का एक विश्वास दुनिया का भारत के ऊपर बढ़ रहा है, और भारत का रोल भी दुनिया में हर तरह से बढ़ रहा है। जी। प्रोफेसर चौधरी, भारत जापान राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हो चुके हैं, 2022 में ही पूरे हो चुके हैं। किस तरह से देखती है आगे की राह दोनों देशों के बीच में? आज का दिन देखा जाए तो यही पता दिखाई दे रहा है कि इंडिया और जापान का रिलेशनशिप कितना आगे बढ़ चुका है। हर साल 3 या 4 बार हमारा दोनों देश का प्राइम मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, या तो मल्टीलैटरल एंगेजमेंट का बीच में टाइम निकाल के दोनों बात कर लेते हैं। ये दिखाते हैं कि हमारा रिलेशनशिप कितना मजबूती से खड़े हैं आज का दिन में। और जो वेक्टर्स है जहां पे खड़े हैं, वो स्ट्रैटेजी की बोलिए, इकोनॉमिक्स बोलिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हर जगह पे फैले हुए हैं। और जो दुनिया का आज का जो टर्बुलेंट पीरियड आ रहा है, हो रहा है, इस जगह पे इन दोनों देश का जो पार्टनरशिप में जो उम्मीद रखते हैं छोटे देशों, वो उसको देखते हुए हमारा देश का जो दोनों देश का रिलेशनशिप आगे मजबूती से बढ़ेंगे और ज्यादा एरियाज निकाल आएंगे जिसमें ये लोग इकट्ठे बायलैटरल कोऑपरेशन और क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन में उम्मीद रखती हूं मैं कि वो दिखाई देगा। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज बोलिए, डिजिटल इकोनॉमी बोलिए, और ये पीपल टू पीपल कनेक्ट बोलिए, ये तीनों एरियाज जो जहां पे कम आज का दिन में कम दिखाई दे रहा है, वो ज्यादा फैलेगा, और इससे हमारा दोनों देश का और भी रिलेशनशिप में और भी मजबूती लाएंगे। जी। एम्बेसडर तयाल, दोनों देश हैं, भारत जापान महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, G20, G7। प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स में भारत जापान से किस भूमिका की उम्मीद कर रही है दुनिया? भारत और जापान की दोस्ती को और ये जो आपसी संबंध है, इससे क्या कुछ लाभ दुनिया समझ रही है? देखिए, भारत और जापान यूनाइटेड नेशंस में है, ग्रुप ऑफ 20 में है, बहुत सारी संस्थाएं हैं विश्व की जहां भारत और जापान दोनों मौजूद हैं, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
और वहाँ कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ विश्व के और जो देश हैं वो भी इस मित्रता को एक पॉजिटिव रूप में देखेंगे कि भारत और जापान के संबंध अगर प्रगाढ़ होते हैं और मित्रता बढ़ती है तो भारत और जापान का तो लाभ है ही, पूरे इंडो पैसिफिक का लाभ है। और जिस तरह से भारत और जापान ने अफ्रीका में भी कोई प्रयत्न किया है कि साथ मिलकर वहाँ काम करें, जापान भी वहाँ अपना पद चिन्ह बढ़ाना चाहता है, जी तो इसका एक पॉजिटिव आउटकम पर मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट पर बहुत जापान ओडीए इस समय दे रहा है, तो खैर म्यांमार में इस समय थोड़ी सी अंदरूनी समस्याएं हैं, इस वजह से वो थोड़ा कम हो गया है। पर अगर पूरी हम अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को देखें जी और कनेक्टिविटी की प्रोजेक्ट्स को देखें, हमारे नॉर्थ ईस्ट होते हुए जो म्यांमार होते हुए थाईलैंड, और उसमें जापान का एक रोल बहुत ही मुख्य हो सकता है और वो पूरे रीजन के लिए, पूरे बिम्स्टेक रीजन के लिए बहुत लाभपूर्ण होगा। जी और तो मैं समझता हूँ कि जैसे श्रीलंका में भारत और जापान को साथ मिलकर काम करना चाहिए, जी और जिससे कि ऑल्टरनेटिव्स हो। अगर चाइना ही हर जगह ऐसा ना हो कि हर जगह अपना खड़ा हो जाए कि साहब मैं आपके लिए प्रोजेक्ट्स कर सकता हूँ, क्योंकि भारत के पास सब कैपेसिटी है पर निवेश की कैपेसिटी दूसरे देशों में अभी सीमित है। और वहां जापान भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर खड़ा हो तो हम अपने पूरे नेबरहुड में साथ मिलकर एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक रोल वहां प्ले कर सकते हैं, और न केवल सामरिक पर प्रोजेक्ट्स को साथ करके, जिससे कि जो भी अपेक्षाएं हैं हमारे पड़ोसी देशों की अपने विकास के लिए, उनको भारत और जापान और डेमोक्रेटिक देश मिलकर उनको पूरा कर सकें, जिससे कि उनकी निर्भरता चीन पर थोड़ी कम हो जाए। जी, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, या ये कहा जाए कि एक विचार आपने दिया है जो एम्बेसडर तायल। प्रोफेसर चौधरी, जब बात करते हैं कि बिम्स्टेक क्षेत्र में चाहे नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, ऐसे देशों में, भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में किस तरह से जापान की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है भारत के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि ऑल्टरनेटिव जब चाइना की बात करते हैं, जिस तरह की एम्बेसडर तायल ने कहा, तो जापान भी हो सकता है यहाँ पर। हाँ, जापान का जो जाइका है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, उनका माध्यम से एड प्रोग्राम चलते हैं जहां पे हम लोगों का कोऑपरेशन बहुत टेक्निकल एज वेल एज इन्वेस्टमेंट का तरफ हो सकता है। दूसरा जो आज के दिन में जो निकल आ रहा है वो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो भारत और जापान मिलके और देशों में उसको प्रचार कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर एक खुलेगा, वो जो अभी जापान इस बार बोला गया है। ये तीन चीज है जहां पे नए तरीके से जापान इंडिया कोऑपरेशन को और आगे नेबरहुड में निकाल सकते हैं हम लोग। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। अगर प्रोफेसर एम्बेसडर तायल, अगर हम दोनों देशों के बीच में ये जो संबंध है, खासतौर पर जब हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इनके बढ़ते हुए प्रभाव की बात करते हैं, तमाम चैलेंजेस भी हैं। मतलब राह बहुत आसान शायद बिल्कुल इस तरह से नहीं दिखती है। किस तरह से देखते हैं कि कुछ जो मेजर चैलेंजेस हैं जिनको इन देशों को मिल करके, खासतौर पर अगर हम क्वाड देश की बात करें, तो उनके सामने हैं? जी हाँ, बिल्कुल, दोनों चैलेंजेस बहुत हैं, और जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज, और जो प्रधानमंत्री अवश्य इस बारे में शायद वार्तालाप करेंगे, कि जो नए समीकरण बन रहे हैं, अगर इंडो पैसिफिक की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें रूस कहाँ खड़ा है। भारत का हमेशा ये प्रयत्न रहा है कि जो भी यूक्रेन में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, वो यूरोप तक सीमित रहे और उसका प्रभाव इंडो पैसिफिक पर न पड़े। जी। पर अगर भारत का ये विश्वास है, भारत के जो सामरिक जो लोग देख रहे हैं, और अमेरिका वगैरह में भी लोग कह रहे हैं कि रशिया को पूरी तरह से आइसोलेट ना किया जाए, उसको वीक ना किया जाए, वो विश्व के लिए अच्छा नहीं होगा। और इसमें जापान अभी
पाश्चात्य देशों के साथ है, अमेरिका के साथ है, पर वहाँ जापान के अपने भी इश्यूज हैं, रशिया के साथ कुराइल आइलैंड्स का इशू है। पर बहुत गंभीरता से इस चीज को सोचना है, समझना है, और भारत को प्रयत्न करना है कि जापान भी समझे कि अगर इंडो पैसिफिक में समीकरण बदल रहे हैं, तो अगर चीन और रशिया पूरी तरह से साथ आ गए तो ये समीकरण बहुत गलत हो जाएगा जी और उसका पीस और स्टेबिलिटी पर, पूरे इंडो पैसिफिक पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। तो भारत का प्रयत्न ये होना चाहिए कि जो इंडो पैसिफिक में की शक्ति है, जो यूरोप की नहीं है, जो जापान है या ऑस्ट्रेलिया है, वो थोड़ा इस बात को समझें कि जो यूक्रेन युद्ध है ये इंडो पैसिफिक का युद्ध नहीं है, ये उनकी अपनी यूरोप की दिक्कत है। जी जैसा कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि भाई यूरोप की जो समस्या है वो तो दुनिया की समस्या समझते हैं वो, जी और दुनिया की समस्याओं को यूरोप समझता है कि जी हमारी नहीं है। जी तो हमें ये कहना चाहिए भाई ये यूरोप की समस्या है, आप ही भुगतिए और इंडो पैसिफिक को शांतिपूर्ण रहने दीजिए। और उसमें रशिया का एक रोल है, वो एक पैसिफिक पावर है और बहुत मुख्य पावर है। तो किस तरह ये प्रयत्न किया जाए कि वो पूरी तरह से चाइना के का एलाई ना हो जाए, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत और विश्व के सामने है, और जापान उसमें समझने का प्रयत्न कर सकता है। जी एम्बेसडर तायल, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं वो बुद्धा जयंती पार्क से, जहां पर बोधिसत्व वृक्ष की तस्वीरें हमने दिखाई, किस तरह से दोनों प्रधानमंत्री वहां पर नतमस्तक हैं और साथ साथ तमाम तरह के जो व्यंजन हैं वो भी उसका आनंद उठा रहे हैं। मेरा सवाल ये कहने के पीछे ये था कि जो सांस्कृतिक संबंध हैं जो दोनों देशों के बीच में, वो बेहद प्रगाढ़ है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट की जब हम बात करते हैं, कितना एज ए फॉर्मर डिप्लोमेट आप समझते हैं कि जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो किसी भी देश के बीच में जो संबंध है उनको और नजदीक लाते हैं, सुदृढ़ करते हैं? किस तरह से देखते हैं भारत और जापान के संबंधों को? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप जापान जाएं और जापान के लोगों से सड़क पे भी बात करें, भारत के प्रति उनका एक प्रेम है, वो गौतम बुद्ध की वजह से भी है। वो विनोद पाल जो जस्टिस थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ कंपेंसेशन वगैरह का लिए जापान के फेवर में बात की थी, तो सुभाष चंद्र बोस का भारत बहुत ही इज्जत करता है। तो आप किसी भी भारतीय से बात करें कहीं, तो वो उसके दिल में जापान के प्रति एक बहुत ही मित्रता का भाव है, बहुत ही सद्भाव का भाव है। तो जापान चाहता है कि भारत बहुत शक्तिशाली और समृद्ध देश बने और जल्दी से जल्दी बने, और भारत ये चाहता है कि जापान की अर्थव्यवस्था इस समय जो थोड़ी सी रुकी हुई है वो तेजी से आगे बढ़े, और तो एक गुडविल कह लीजिए वो है।